सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आ, जो हमारे अनार के स्पेशलिस्ट है पंकज जी, अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से जानकारी चाहूंगा कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। और क्या अपेक्षा है आपकी, और हम किस तरीके से हम लोग फिर उस चीज को, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक जगह बंधु जी साहब हैं, कहाँ से हैं सर आप? हेलो। से हूँ उड़ीसा से हैं। काय की सर। खेती है सर आपकी? हाँ, अभी शुरू कर रहा हूँ सर। कितने एकड़ में है आपकी? कितना मेरा एकड़ 10 लैंड है? एकड़ है। अच्छा। क्या की खेती 10 करना चाह एकड़ रहे दे हो आप? 10 एकड़। अच्छा, क्या खेती करना चाह रहे हैं? वो सब्जी का करने के लिए। अच्छा, सब्जी करने आए हैं आपको। सर और अभी आप पहले खेती करते थे कि अभी पहली बार करना चाह रहे हैं? पहले करते थे, पिताजी का था। अच्छा, और आप उनके क्या साथ करते थे? मिलके करते थे। अभी बिजनेस कर रहे थे। अच्छा, दुकान है। अच्छा, काय का दुकान है? वो कार एसेसरीज का। ओके। अब कार एक्सेसरी का दुकान भी है, खेती भी करना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। खुद ही का लैंड है आपका? खुद ही का। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? उड़ीसा गंजम डिस्ट्रिक्ट का है। अच्छा। मिट्टी कैसा है वहाँ का? जगह बंधु जी, आपका आवाज बंद हो गया, माइक आप ओपन करके थोड़ा सा बताएंगे कि मिट्टी वगैरह कैसा है आपका? हाँ हाँ। हेलो। हाँ जी, परमजीत सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, जगबंधु जी बोल रहे हैं। हाँ, जगबंधु जी बताएंगे कि कितना आपका मिट्टी कैसा है वहाँ का? मिट्टी इसमें अच्छा है। बहुत अच्छा है। नहीं, यहाँ कौन सा पान हो मतलब रहा था। किस तरह का सॉइल है? काली सॉइल है, लाल मिट्टी है, किस तरह का है? लाल नहीं, दोरसा मिट्टी, मतलब वो थोड़ा ब्राउन सॉइल है। हाँ, है, लोमी सॉइल है। लोमी लोमी है। ओके। ठीक है, अच्छा है, मिट्टी है। पानी की हाँ, व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था है। नदी एक ड्रिप? है पास में। अच्छा। ड्रिप लगाया है कि बोरवेल करना है। फ्लड फ्लड वाटर है? हाँ, ड्रिप है कि फ्लड है? ड्रिप ही करना है सब कुछ। अच्छा, ड्रिप करना है। ड्रिप हाँ। लगाया हुआ है? नहीं, लगा नहीं हुआ, अभी लगा लगा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और काम चल रहा है, घर का काम चल रहा है, और थोड़ा थोड़ा बाकी है, और ठीक है, कब से चालू लगाना है। करना है? मैं अगस्त तक करूंगा। ओके जी। ठीक है जी। हाँ सर। ठीक सर, है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। चंपल लाल जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएंगे सर? चंपल लाल साहब। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, बताइए। मैंने मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ। जोधपुर राजस्थान से हैं? हाँ अच्छा जी। जी। जी, बहुत बढ़िया हाँ, जी। और 2 साल पहले बगीचा लगाया था, जुलाई 2022 में। हाँ। 10 पौधे लगे थे अनार के, जिसमें कितने से पौधे? 40 अभी है। 50। अच्छा। जिसमें से 40 अभी है। उसमें मेरे पौधों में थोड़ी समस्या आ रही है कि मतलब ये अनार बड़े नहीं हो रहे हैं साइज। अच्छा, 85 पौधे हैं, बस 40 पौधे ही हैं? 50। ठीक है। ठीक है जी। इस समस्या के लिए अपन बात कर लेंगे। हाँ जी जी। हाँ जी, नमस्कार जी। ठीक है। मोटाराम जी, आप भी थोड़ा बारे अपने बारे में जानकारी दीजिए सर। मोटाराम जी। हेलो। मोटाराम जी का शायद माइक नहीं चालू हो रहा है, तो परमजीत सिंह जी आप बताएं थोड़े बारे में, आप परमजीत जी बता दें। हेलो परमजीत जी।
हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से हैं सर आप? सर पंजाब से, तरनतारन से, जिला तरनतारन। अच्छा जी। हाँ जी सर हाँ क्या जी। की खेती करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ बता दें, और क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहते हैं? खेती तो मटर की करते हैं, टमाटर की करते हैं। हम्म। इस बार प्याज लगाया सर, 2 एकड़। अच्छा। हाँ, काफी अच्छा रहा मेरा, जो पहली बार लगाया था। हम्म। काफी अच्छा रहा है, और उसको अभी तैयार करके अभी गोडाउन में रखा है, सेल नहीं किया। ओके। कितने एकड़ में करते हैं अभी? एकड़ तो 10 है, लेकिन जरूरत के हिसाब से जो प्याज है 2 एकड़ ही। अच्छा अच्छा। उसमें रकबा होता है ना, जिससे जो मटर होगा, मटर तो 10 एकड़ होगा ना। ओके ओके। हाँ ठीक जी हाँ है। जी। अभी रासायनिक से करते हैं कि ऑर्गेनिक करते हैं? नहीं, ऑर्गेनिक शुरू किया है अपने भाजी सुखदीप है ना, मोहाली तो। अच्छा। 2 एकड़ में ही कर रहे हैं ऑर्गेनिक अभी? अभी शुरू किया है मैंने, खट्टा रसायन बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा अच्छा। मीठा ओके। भी शुरू करेंगे अब थोड़े दिन में। तो हम्म। ऐसा ऐसा चलेंगे। अच्छा ठीक है, समझ हाँ गया जी मैं आपको। हाँ जी हाँ जी। ठीक। ओके जी, नमस्कार। भाई साहब, आप फाल्गुना जी? हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। कहाँ हाँ से हैं जी, सर? सुन रहे हैं? हाँ जी, बताइए कहाँ से हैं सर, कौन हाँ, से हम स्टेट से? दोडबड़ापुरा से है सर। कहाँ से हैं? दोडबड़ापुरा, दोडबड़ापुरा। लोड़पड़ा कौन सा स्टेट में है ये? ये कर्नाटका। कर्नाटक में है। ओके। हाँ। तो तो आपका हमारा, काय का खेती है? हाँ, 1-2 एकड़ फ्री है। उसमें अनार करने का भी सोच रहे थे। अच्छा। हमारा मिट्टी जो है 50% सैंड और सिल्ट का है। ओके। पत्थर भी है। अच्छा ठीक है, वैसे तो हो जाएगा, उसमें अनार तो हो जाना चाहिए। हाँ हाँ। वही। और अभी अभी तो करंटली वही आप मतलब उसमें कुछ काम करते हैं या अभी नहीं करते हैं? फाल्गुना जी, कर्नाटक से जो बोल रहे हैं भाई साहब? अभी उसमें जोड़ा, रागी, अच्छा अच्छा। वैसा उगाते हैं। ओके। एक दो एकड़ है आपके पास लैंड, है ना? हाँ 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 हाँ। उसमें पानी का व्यवस्था है? हाँ, पानी है। ड्रिप वगैरह है क्या आपके पास उसमें? ड्रिप, हाँ, ड्रिप भी लगा सकते हैं उधर। या तो इरिगेशन वाटर से करते हैं? बोरवेल। नहीं नहीं, अच्छा, बोरवेल वाटर, बोरवेल। बोरवेल से। ओके। ठीक है। ठीक है, बढ़िया जी। आ, पोपट धोपे जी, तो आप ऑलरेडी अनार करते हैं। पोपट धोपे साहब, थोड़ा अपना परिचय भी दे दें। एक्चुअली तो ये जो सेशन है वो अनार के लिए हमने इनवाइट करा था, मगर इसमें अभी सब लोग सब्जी के भी किसान हैं, कुछ अनार के किसान हैं। तो एक बार थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, कैसे उसको सेशन को लेते हैं। आपको थोड़ी ब्रीफ जानकारी मैं देता हूँ। 2 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। खाना पीना हंसना साना बिसर गया है। बस मोटाराम जी से बात नहीं हो पाई, बाकी तो सबसे हो गई है। मोटाराम जी, बात हो सकती है कि मोटाराम जी? खाना पीना चलिए ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये ब्रीफ कर देता हूँ सेशन के बारे में। हम लोग क्या करते हैं और कैसे करते हैं। पिछले 15 साल से हम लोग जैविक खेती पे काम कर रहे हैं, और हम ये देखना चाह रहे थे कि कैसे हम इसका उपज जो है रसायन के बराबर ला सकते हैं।
रासायनिक खेती के बराबर। तो हम काफी हद तक तो इसमें सक्सेसफुल हो गए कि हम रसायन के बराबर ला सकते हैं। उसका मेजर चीज है मिट्टी को ठीक करना। अगर हम मिट्टी को पूरी तरीके से ठीक कर लें तो जो 90% समस्या है अपनी सभी किसानों की सॉल्व हो सकती है। अब मिट्टी को ठीक करने का मतलब क्या है? मिट्टी को ठीक करने का मतलब है उसका पीएच जो है नॉर्मल होना चाहिए, उसका ईसी नॉर्मल होना चाहिए, कार्बन कम से कम 1% या 0.8% से ऊपर होना चाहिए कम से कम, और सारे न्यूट्रिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोब्स का जो है बैलेंस होना चाहिए। फंगस जो, परब जी थोड़ा सा माइक आप बंद कर लें सर प्लीज। एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, थैंक यू। तो सारे तरह के माइक्रोबियल का बैलेंस होना चाहिए। फंगस का है, नेमाटोड वाले जो ईटिंग माइक्रोब्स हैं, और सारी उसकी सॉइल की बायोलॉजी बैलेंस होना चाहिए, और केमिस्ट्री भी बैलेंस होना चाहिए। केमिस्ट्री से मतलब है जो आप लोग फास्फोरस, जिंक, कॉपर, पोटेशियम और नाइट्रोजन वगैरह देते हैं केमिकल के रूप में, क्या हम इसको जैविक रूप में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, हमारे पास उसकी व्यवस्था है। माइक्रोब मतलब जो न्यूट्रिशन देने वाले माइक्रोब, यानी कॉपर, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको देने के माइक्रोब्स जो है प्रकृति ने बनाए हैं, वो हम लोग आपको अवेलेबल कराते हैं, जो कि इन जो ये सॉल्ट मिट्टी में हैं आपके, उनको को कन्वर्ट करके कैल्शियम, जिंक की आपूर्ति करते हैं जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड हैं। अभी जो आप लोग खेती कर रहे हैं उसमें समस्या क्या है ये आप समझिए पहले। अभी हम जब रसायन से खेती करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो भी आपने सॉल्ट डाले हैं, सॉल्ट मतलब केमिकल फर्टिलाइजर डाले हैं, चाहे वो कॉपर सल्फेट हो या कैल्शियम सल्फेट हो, जिंक सल्फेट हो, या कोई क्लोराइड फॉर्म का आपका केमिकल फर्टिलाइजर हो, या डीएपी हो, या एमओपी हो, एसएसपी हो, यूरिया हो, ये क्या है पूरी तरीके से मिट्टी से, जब आप मिट्टी में डालते हैं तो पूरा प्लांट से डिजोल्व होकर लेता नहीं है। 30% 40% ये लेते हैं और बाकी वो मिट्टी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो मिट्टी के जो पोर हैं, मिट्टी के पोर जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। मतलब जैसे कि ड्रेन चोक हो जाती है, नाली चोक हो जाती है, वैसे आपकी मिट्टी चोक हो गई। उसमें ना हवा जा रही है ना पानी, आप जो भले ही देते हैं, आपको ऐसा लगता है पानी देते हैं, मगर वो पानी उसमें जाता नहीं है रूट्स में। वो मॉइस्चर के रूप में अवेलेबल रहना चाहिए कणों के बीच में मिट्टी के, मगर वो ऐसा होता नहीं है। उसके लिए मिट्टी की पोरोसिटी बहुत जरूरी है, यानी मिट्टी को मुलायम होना जरूरी है, मिट्टी का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, उन बॉन्डों को टूटना जरूरी है। वो एक्चुअली हम काम इसी पे करते हैं कि जो आपकी मिट्टी में रसायन डिपॉजिट हो गए उसको हम कैसे उसमें यूटिलाइज करके वो प्लांट को दे दें और मिट्टी को खोल दें, जिससे कि जैसे हमें हवा की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है, ऐसे ही पौधे को भी जरूरत है। उसको हवा और पानी चाहिए है, तो उसको कैसे देंगे? अगर मिट्टी सख्त रहेगी तो आपने पानी डाला तो पानी ऊपर से तो दिख गया आपको, मिट्टी गीली हो गई, मगर वो बह गया पानी। वो पानी का यूटिलाइजेशन, आप अगर आपका केमिकल खेत में 100 लीटर है तो जैविक खेत में 25, 30, 40 लीटर ही रहता है, क्योंकि पानी कणों के बीच में चले जाता है, और केमिकल खेत में पानी ऊपर से बह जाता है। आपको लगता है पानी आप दे रहे हैं, मगर वो पानी रूट्स को या प्लांट को जिस फॉर्म में चाहिए रहता है वो मिलता नहीं है, क्योंकि वाटर रिटेंशन क्षमता मिट्टी की बहुत कम हो गई फर्टिलाइजर के डिपॉजिट होने से। तो हमारा काम यह है कि हम इस जो व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, हमने इसी रिसर्च पे करा है कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है वो उसके बारे में बात करेंगे। इसके और क्या क्या परिणाम होते हैं। जैसे ही आप मिट्टी हार्ड होती है, कड़क होती है, आप और फर्टिलाइजर डालते हैं, पंजाब में और 7-7 8-8 बोरी डीएपी डालते हैं, और भी स्टेट्स में डालते हैं। आप कंटिन्यूस डालते जा रहे हैं, इसलिए डालते हैं कि आपको लगता है कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालने से हमारी उपज बढ़ जाएगी। फर्टिलाइजर ज्यादा डालने से उपज नहीं बढ़ेगी, फर्टिलाइजर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा प्लांट में, तब आपकी उपज बढ़ेगी।
यानी इसका मतलब है न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी। जैसे हम लोग खाना खाते हैं और हमको अगर लगे नहीं खाना तो हमारा शरीर वीक हो जाएगा। उसी प्रकार प्लांट को जब आप केमिकल फर्टिलाइजर देते हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होता है वो। तो हमारे को एब्जॉर्प्शन पे काम करना है, ना कि क्वांटिटी पे काम करना है। तो हमारे पास एब्जॉर्प्शन करने वाले नाइट आपके लिए फर्टिलाइजर हैं जो हमने विकसित करे हैं। पंकज जी आ गए हैं तो मैं थोड़ी वो स्पेशलाइजेशन ले लेंगे। बाकी मैं तो हमने इस तरह के फर्टिलाइजर विकसित करे हैं। और ये मिट्टी को जो है सॉइल को ठीक करने का काम करते हैं, मिट्टी को पोरोसिटी बढ़ाने का। उसका जो तरीका है हमारे पास है कि हम नेचुरल सॉइल्स देते हैं जो कि मिट्टी के ही स्वरूप की रहती है, जो मिट्टी को डिस्टर्ब नहीं करती है। और फिर हमने अभी बहुत सारे तरह के फॉर्मूले जितने जैविक खेती में बनवाए जाते हैं उसकी जगह हमने कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग सजेस्ट करना चालू करा है पिछले 2 महीने से। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और उसमें किसान को बहुत कम काम करना पड़ता है फील्ड में। सिर्फ गोबर गोमूत्र और खरपतवार से ही काम हो जाता है उसमें। उसी से आपको 60 लीटर से 300 लीटर बायो फर्टिलाइजर आपकी खेत से ही बन जाएगा। उससे आपकी मिट्टी की पोरोसिटी, वाटर रिटेंशन, माइक्रोबिक का बैलेंस धीरे धीरे हो जाएगा 6 महीने से 1.5 साल के अंदर। कार्बन आपका बढ़ जाएगा, वो पूरा ह्यूमस रहता है, एंजाइम बेस्ड खाद रहती है पूरी। इसमें ना आपको वर्मी कंपोस्ट की जरूरत है, ना कोई कंपोस्ट की जरूरत है, ना कोई गोबर खाद की जरूरत है। इसमें मात्र 5 किलो गोबर और 5 किलो गोमूत्र रोज लगता है। यहाँ पे भी आपकी बहुत सारी बचत है। तीसरा, हम सब तरह के आपको सब तरह के माइक्रोब कल्चर देते हैं जो कि भक्षक हैं, जो कि सब तरह की कीटों को खाने वाले और न्यूट्रिशन देने वाले, जो हमने बनाए हैं, रिसर्च टीम ने बनाए हैं। कुछ उसमें विदेशों से भी इंपोर्ट करे गए हैं। तो वो सब तरह के माइक्रोब्स हैं। और नैनो के फर्टिलाइजर हैं जो कि मैं आपको बोला कि रेडीमेड फूड है, जो एब्जॉर्प्शन पे काम करते हैं, जो मैंने आपको ब्रीफ करा। वो प्लांट को इमीडिएटली आपका सब न्यूट्रिशन दे देते हैं। तो उसमें कोई डिपॉजिट होना सॉइल के अंदर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये सिंपल खेती का मैंने आपको एक लॉजिक बताया है जो हम लोग करते हैं। बाकी पंकज जी आ गए। पंकज जी आप आगे का सेशन आप लीजिए, आपका स्वागत है। इसमें सब्जी के और अनार के 2-3 किसान हैं पंकज जी, जो मतलब जैविक खेती में ज्यादा इंटरेस्ट है मेरे हिसाब से। आप उस हिसाब से, मैंने इनका सबका जो इंट्रोडक्शन लिया है उस हिसाब से आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आपका बहुत बहुत बिल्कुल। स्वागत है पंकज जी। आवाज आ रही है? हाँ, पंकज जी एक बहुत बड़े मतलब रिसर्च करने वाले और एक किसान भी हैं। 30 एकड़ में खेती करते हैं, इनका पूरा जैविक फार्म है, 5 से 6 साल से कर रहे हैं। और इन्होंने रिसर्च करके अच्छी अच्छी तकनीक जैविक में विकसित करी है, जो ये सोल के माध्यम से सब किसानों के पास पहुंचाना चाह रहे हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप बताइए आगे। नमस्कार सभी किसानों को। तो है, आवाज आ रही है रितेश जी? हेलो, आवाज आ रही है जी? हाँ बरी है। वो मेरा अभी सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि जो हम ये काम कर रहे हैं ये ऐसी टेक्निक है कि इसके अंदर आप कोई भी क्रॉप बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के। और अगर इसके ऊपर प्रॉपर आपका काम किया जाए तो आपको कभी कोई जैसे डिजीज, इंसेक्ट, इंटरनल बियरिंग या ऐसी कोई भी समस्या आएगी नहीं, ना क्वालिटी या कुछ और। इसके अंदर होता क्या है, हम टोटल सॉइल के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे हमारी सॉइल के अंदर जो मेन पैरामीटर हमारे होते हैं, पीएच, ईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कार्बन, ह्यूमस, क्ले कंटेंट, और उसके अलावा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक फोर्स, इन सभी को हम बैलेंस करते हैं। मेन अभी हो क्या रहा है, हमारे किसान भाइयों ने जहां भी केमिकल फार्मिंग की हो या किसी ने बहुत ज्यादा ट्रैक्टर का यूज किया हो या जो वाटर सोल्यूबल्स इस्तेमाल करते हैं, और उन जगह पे हुआ क्या, अभी पीएच सभी जगह पे हम बात करें तो मोस्टली हमारे
किसानों के सोइल का पीएच बढ़ा हुआ मिलता है। उसके अलावा कार्बन का लेवल सभी का बहुत कम हो चुका है, जिसकी हम बात करें कि 0.80 मिनिमम होना चाहिए, जो हमारी खेती के लिए मतलब अच्छी खेती हम तभी कर सकते हैं, जो कि आज 0.30 0.25 पे ही रह गया है। उसके अलावा जो माइक्रोब्स की हम बात करते हैं, हमारी सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो टोटल कम से कम 1.5 लाख टाइप के होने चाहिए। लेकिन आज के दिन ज्यादा से ज्यादा भी 15 से 20 हजार माइक्रोब्स हमारी सॉइल में मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी चीजें वहाँ पे अप्लाई की जाती है वो सोलुबलाइज नहीं हो पाती, न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पाता, प्लांट प्रॉपर अपटेक नहीं कर पाता, और वहाँ पे कार्बन और ह्यूमस, उसके अलावा हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर जो कि कॉम्पैक्ट हो चुका है, वहाँ पे प्रॉपर 25% एयर ना होने की वजह से माइक्रोब्स प्रॉपर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा हम बायोमास पे प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे। इसके इन सभी पैरामीटर के बाद हमारे बात आती है जो न्यूट्रिशन की, कि जो भी हमारी सॉइल के अंदर न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट को चाहिए वो सभी बैलेंस में चाहिए। ये सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे एक अकेला अगर कोई पूरा है और दूसरा वहां पे नहीं होता है या डेफिशिएंट होता है, तो दूसरे भी अपटेक नहीं हो पाते हैं। इस तरह का ये सोइल का कंसेप्ट है। इसके अंदर होता क्या है कि हमें सोइल टेस्ट करवाना जरूरी रहता है, तब हम बिल्कुल प्रॉपर और परफेक्ट काम कर पाते हैं। जैसे हमारे होगा क्या, कोई भी किसान भाई क्रॉप करते हैं, भले ही वेजिटेबल्स कर रहे हो, हॉर्टिकल्चर क्रॉप कर रहे हो या अनार की, ये सभी क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जितनी की भी मैं बात करूं वो सभी भी हाई न्यूट्रिशन डिमांडिंग क्रॉप्स होती हैं। उनका जब न्यूट्रिशन प्रॉपर अपटेक ना हो या फिर वहाँ पे डेफिशिएंसी हो, उन उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि डिजीज और इंसेक्ट। इनकी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम, इनका अगर बैलेंस नहीं होता है तो आपके शकिंग पेस्ट्स आते हैं। उसके अलावा अगर आपकी सॉइल में सल्फर नहीं होता है तो आपके फंगस आते हैं। अगर आपके कॉपर नहीं होता है तो बैक्टीरियल डिजीज जितनी भी है, ब्लाइट, ब्लास्ट, कैंकर, ये सब आते हैं। और जहाँ पे जिंक नहीं होता है वहाँ पे वायरस आते हैं। जहाँ पे मैग्नीशियम प्रॉपर नहीं होगा वहाँ पे माइट्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह से सारे के सारी जो डिजीज और इंसेक्ट की प्रॉब्लम है वो भी न्यूट्रिशन अपटेक प्रॉपर ना होने की वजह से है, या फिर हमारी सॉइल में डेफिशिएंसी की वजह से है। उसके बाद जो क्वालिटी नहीं बनना, प्रॉपर टाइम पे फ्रूट फ्लोवर नहीं आना, उसका साइज नहीं बनना, क्रैकिंग होना, ये सब चीजें जो है वो भी न्यूट्रिशन की वजह से ही होती है कि वहाँ पे अपटेक होता नहीं है। न्यूट्रिशन अपटेक ना होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि पीएच, अगर आपका पीएच बैलेंस नहीं है तो भी आपका न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा। अगर आपकी ईसी बैलेंस नहीं है, ईसी अगर ज्यादा हो जाती है तो वहाँ पे सोल्ट आपकी सॉइल में बढ़ जाते हैं। उस समय आपकी रूट से कुछ भी अपटेक नहीं होता, आपकी रूट्स डिहाइड्रेट होने लगती है। जब आपके कार्बन और ह्यूमस प्रॉपर नहीं होता है तो माइक्रोबियल एक्टिविटी कम हो जाती है, और न्यूट्रिशन को बाइंड करना और अवेलेबल करवाने की जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी हमारी होती है उसकी पावर कम हो जाती है। उसके अलावा जैसे माइक्रोब्स हैं ये भी सभी एक दूसरे के साथ बैलेंस करके चलते हैं। अब एक सबसे बड़ी बात आती है सॉइल स्ट्रक्चर की। अगर हमारी सॉइल के अंदर प्रॉपर एरिएशन नहीं है और कॉम्पेक्शन होता है, तो वहां पे हमारे 80% माइक्रोब्स जो होते हैं वो काम करते हैं एरोबिक कंडीशन के अंदर, जो सोइल के अंदर जो फंक्शंस होंगे न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने के लिए। तो वहां पे जहां तक हमारी सोइल में ऑक्सीजन जा पाएगा बस उतने तक ही माइक्रोब काम कर पाएंगे, और उतना ही हमारा न्यूट्रिशन अपटेक हो पाएगा। आज के दिन मैक्सिमम से मैक्सिमम 9 इंच तक हमारे ऑक्सीजन जा पा रही है सॉइल में, और उतना ही माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है और उतना ही न्यूट्रिशन अवेलेबल हो पाता है। अगर यही हमारी सॉइल की स्ट्रक्चर ठीक हो जाए, एरिएशन प्रॉपर हो जाए, और माइक्रोब्स अपने पूरे के पूरे वहां पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं, तो वहां पे हमारी सोइल के
मैक्सिमम डेप्थ तक 10 फीट 30 फीट तक का भी न्यूट्रिशन अवेलेबल होने लगता है। लेकिन उससे पहले हमें सॉइल की स्ट्रक्चर और ये सब पैरामीटर ठीक करने होते हैं। अभी पीएच बैलेंस करने के लिए जो रितेश जी ने आपको बताया कार्बन फर्टिलाइजर बैग, उससे पहले क्या था कि हमने काफी फॉर्मूलाज पे काम किया, वो भी बहुत अच्छे फॉर्मूलाज थे, लेकिन उनमें होता क्या है कि प्रैक्टिस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि डेली कुछ ना कुछ अप्लाई करना, उतना लेबर भी नहीं मिल पाता और उतना काम हो भी नहीं सकता। तो उसी का सभी को बैलेंस देख के जो ये कार्बन फर्टिलाइजर बैग को हमने शुरू किया, इसके ऊपर पूरी रिसर्च करके शुरू किया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल निकलता है वो फर्टिलाइजर एंजाइम फॉर्म के अंदर ही है, बना बुनाया बायो एंजाइम। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइजर निकलेगा उसके अंदर 25% से 40% तक कार्बन होता है, जो कि डायरेक्ट एंजाइम फॉर्म में होने की वजह से आपकी सॉइल में जाते ही फिक्स होना शुरू हो जाता है। आपकी सॉइल का कार्बन डायरेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसमें इतना ह्यूमस मिलने की वजह से और एंजाइम मिलने की वजह से वहां पे आपके माइक्रोब्स भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और आपके जो भी वहां पे मतलब फिक्स फॉर्म के न्यूट्रिशन पड़े हुए होते हैं वो अवेलेबल होना शुरू हो जाते हैं, जो सॉल्ट्स पड़े हुए हैं वो डिजोल्व होना शुरू हो जाते हैं, और आपका पीएच बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से जैसे हमारी सॉइल के अंदर कार्बन बढ़ाना, पीएच और ह्यूमस तीनों का काम हमारा जो ये है कार्बन फर्टिलाइजर बैग ठीक कर देता है। उसके बाद जो हमें 1.5 लाख टाइप का माइक्रोब्स जो चाहिए रहता है, उसके लिए हमारे पास सभी माइक्रोब्स का कल्चर तैयार किया हुआ है, जिसके अंदर कैप्सूल कल्चर किट है। उसके अलावा जैसे जंगल जीवाणु है, उसके अलावा गोवर्धन खनिज खाद है, इन सभी के अंदर बैक्टीरिया कंप्लीट अपने माइक्रोब्स कंप्लीट हो जाते हैं। उसी तरह से जैसे हमारे सॉइल के अंदर फंगस और इंसेक्ट्स, नेमाटोड्स, इनको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास बायो एजेंट्स हैं, उनका यूज किया जाता है। और फिर जब कार्बन फर्टिलाइजर बैग वहां पे अप्लाई किया जाता है तो आपके वो सभी आपकी सॉइल में मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं उनको फूड मिलने की वजह से, और उनकी कॉलोनीज पूरा होने के बाद आपका जो भी न्यूट्रिशन वहां पे सोलुबलाइज होने वाला है वो सोलुबलाइज होने लगता है। और जो माइक्रोब्स हैं वो सभी कंप्लीट होने के बाद आपके रूट बोर्न डिजीज और सॉइल के इंसेक्ट और ये सब खत्म हो जाते हैं। तो अब जो बात आती है अगेन न्यूट्रिशन की, उससे पहले भी हमारा सबसे पहला काम होता है सॉइल की स्ट्रक्चर को इम्प्रूव। अगर हमारी सॉइल के अंदर कॉम्पैक्शन है और 25% एयर वहां पे नहीं है, तो भी जो चीजें हम माइक्रोब्स वगैरह अप्लाई करेंगे वो वहां पे प्रॉपर फंक्शन कर नहीं पाते, और न्यूट्रिशन जो हम डालते हैं वो भी अपटेक हो नहीं पाता। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्पैक्शन को खत्म करना होता है। कॉम्पैक्शन को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कैल्शियम। तो हम सॉइल टेस्ट करवा के अपने सॉइल के अंदर कैल्शियम को पूरा करते हैं, और जब कैल्शियम का लेवल एक बार पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपकी सॉइल कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होती है। आप भले ही उसके बाद परमानेंट रेस्ड बेड तैयार करें या फिर आप प्लेन में भी आप प्रैक्टिस करें, तो भी आपकी सॉइल कभी कॉम्पैक्ट नहीं होगी, वहां पे परमानेंट एयर रहेगी। और उससे आपको बेनिफिट ये होंगे कि वहाँ पे न्यूट्रिशन प्रॉपर अपटेक होगा, और आपके सॉइल बोर्न डिजीज नहीं आएंगी, माइक्रोब्स प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएंगे। अब जो बात आती है न्यूट्रिशन की, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया सभी न्यूट्रिशन का जैसे कनेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। तो उसका कैसा है कि अगर आपकी सॉइल के अंदर फास्फोरस है और उसके बाद भी आपकी प्लांट्स में फास्फोरस की डेफिशिएंसी शो होती है, और तो उसके दो रीजन होते हैं, जैसे एक तो पीएच और दूसरा होता है कि फास्फोरस आपका तभी अपटेक हो पाता है जब उसका 10th पार्ट वहां पे सल्फर मौजूद हो। उसके अलावा जैसे कैल्शियम, बोरोन और पोटाश, ये तीनों अगर वहां पे होंगे तो ही ये फंक्शन करेंगे। अगर तीनों में से एक चीज नहीं होती है तो ये फंक्शन नहीं कर पाते। और अगर पोटाश आपका वहां पे प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो जो भी न्यूट्रिशन आपके प्लांट अपटेक करते हैं उसको आगे ट्रांसपोर्टेशन उसका हो ही नहीं पाता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का काम पोटाश का रहता है। इसी तरह से आपके नाइट्रोजन को कार्बन कंबाइन करता है, और
जो आपके आयरन का रोल है वो है कि जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं उनमें से 80% माइक्रोब्स की सेल डिवीजन ही आपकी आयरन से शुरू होती है। और आयरन कॉपर के साथ में काम करेगा, जितना आयरन चाहिए उसका 10वां भाग वहां पे कॉपर होना चाहिए। इसी तरह से सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स का रिलेशन है। तो इसलिए हमें सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स पे काम करना होता है। और इनको हम सोयल टेस्ट करवाने के बाद इनको वहां पे पूरा करने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज जो माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम ठीक करते हैं। जैसे कैल्शियम को पूरा करने के लिए जहाँ पे भी एल्कलाइन सॉइल्स होंगी जिनका पीएच 6.5 या इससे ऊपर होगा वहां पे जिप्सम का यूज किया जाता है। और जिन सॉइल का पीएच एसिडिक होता है 6.5 से नीचे रहता है वहां पे लाइमस्टोन या डोलोमाइट यूज किया जाता है। उसी तरह से जहां भी आपके फास्फोरस को पूरा करना होगा वहां पे हम रॉक फॉस्फेट जो सॉफ्ट फॉर्म का रॉक फॉस्फेट होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। आयरन को पूरा करने के लिए हम रेड ऑर्च जो कि एक क्ले होती है उसका इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर 28% तक आयरन रहता है। और ये आपकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को भी बिल्ड करता है। इसी तरह से सल्फर को पूरा करने के लिए जिप्सम लाइमस्टोन ये भी काम करते हैं। और एक येलो ऑर्च होती है वो भी काम करती है। अब इन न्यूट्रिशन को बराबर करने के बाद वहां पे काम आता है हमारी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को बिल्ड करना। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपकी ह्यूमस क्ले और सिलिकॉन ऑक्साइड से बनी होती है। तो आपकी सॉइल के अंदर जो भी हम ये रॉक फॉस्फेट रेड ऑर्च येलो ऑर्च ये सब डालते हैं इनमें भी आपका सिलिकॉन ऑक्साइड और क्ले होता है। इसी तरह से हम अपने सॉइल का पैरामैग्नीज्म ठीक करने के लिए पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक दो फोर्सेस होते हैं जो कि अब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से और ज्यादा कल्टीवेशन करने की वजह से पैरामैग्नेटिक फोर्स हमारा बंद हो चुका है यानी कि काम ही नहीं कर रहा। तो उसको ठीक करने के लिए वहां पे पैरामैग्नेटिक क्ले का यूज किया जाता है जिसमें जियोलाइट हाईली पैरामैग्नेटिक क्ले होती है और जिस जो आपका सिलिकॉन ऑक्साइड भी देता है जिससे आपका कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी बढ़ता है और पैरामैग्नेटिज्म ठीक हो जाता है। इसी तरह से एक आयोनिक वोल्केनिक होता है जिसमें कि आयोनिक फॉर्म में सभी मिनरल्स होते हैं और वो पैरामैग्नेटिक भी होती है। उसका भी इस्तेमाल वहां पे किया जाता है। उसके बाद जब आप इन सब चीजों को सॉइल टेस्ट करवाने के बाद अपनी सॉइल में अप्लाई करते हैं इसके दो तरीके होते हैं कि एक तो वन टाइम में हम पूरा मटेरियल कैलकुलेट करके डाल देते हैं उसके बाद दोबारा ये कभी डालना नहीं पड़ता। और दूसरा ये होता है कि जैसे हम केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं उसमें बेसल डोजेस के हिसाब में हम सब चीजें यूज करते हैं एक क्रॉप साइकिल के लिए। उसी तरह से इनको भी कैलकुलेट करके क्रॉप के हिसाब से डाला जाता है और सॉइल टाइप के हिसाब से डाला जाता है। तो अगर हम टर्म्स में क्रॉप साइकिल के हिसाब से डालते हैं तो ये बार बार अप्लाई होता है। और अगर हम वन टाइम में अपना कैलकुलेट करके डालते हैं तो ये दोबारा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सब अप्लाई करने के बाद वहां पे हमारा काम बचता है कार्बन बढ़ाना माइक्रोब्स बढ़ाना और पीएच बैलेंस करना। तो उसके लिए हमें क्या है कार्बन फर्टिलाइजर बैग जो कि हमें एक बार इंस्टॉल करने के बाद हम अपनी लैंड साइज के हिसाब से हम कार्बन फर्टिलाइजर का बैग इंस्टॉल करते हैं जिसमें जैसे कि 400 लीटर पर डे तक वो आपको देता है। फर्स्ट टाइम 45 डेज उसको चाहिए रहते हैं। तो वो डायरेक्ट आपको कार्बन मिलेगा एंजाइम फॉर्म में बायो एंजाइम भी मिलेगा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आपके प्लांट को मिलेंगे ग्लूकोज मिलेगा सुक्रोज भी मिलेगा और काफी माइक्रोब्स भी हैं जो हमें वहां पे मिलेंगे। और ह्यूमस डायरेक्ट मिल ही रहा है। इसी तरह से जैसे हमने अभी ये सब कुछ ये चीजें और उसके बाद जो माइक्रोबियल कल्चर हैं उनको हम शुरुआती टाइम में एक बार वहां पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद वहां पे कार्बन फर्टिलाइजर बैग का अगर फर्टिलाइजर प्रॉपर जा रहा है तो दोबारा वो भी अप्लाई करने नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि जैसे हमने सोइल में तो सब मटेरियल डाल दिया और उसके बाद हम जो भी क्रॉप कर रहे हैं जैसे अनार की मैं बात करूं तो अनार को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो जो हमने डाला है वो अवेलेबल और सोल्यूबलाइज होने में उसको लगभग 1 मंथ या 2 मंथ लगेंगे अवेलेबल होके काम
शुरू करने में, जैसे उसमें उसी समय भी कुछ परसेंटेज होता है कि जो अवेलेबल डायरेक्ट होता है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमारे पास सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स नैनो फॉर्म के अंदर, जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सभी हैं जो जिनका कि बायो अवेलेबिलिटी केमिकल न्यूट्रिशन या फिर वाटर सोल्यूबल के बराबर हम बात करें तो 10,000 गुना होती है। जैसे आज हम अप्लाई करते हैं तो प्लांट आज ही उसको अपटेक कर लेता है और वो डेफिशिएंसी क्लियर हो जाती है। तो इसके अंदर जैसे हम सॉइल के ऊपर काम करने के बाद जो भी हमारे पास क्रॉप होगी उसके हिसाब से हम वहाँ पे जरूरत के हिसाब से वहाँ पे इन चीजों को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सभी के सभी न्यूट्रिएंट्स की रेंज है, सभी माइक्रोब्स हैं और न्यूट्रिशन सॉइल को बैलेंस करने की टेक्निक है। जिस भी किसान भाई ने एक बार सॉइल को बैलेंस कर लिया, उसके बाद उसको वहां पे सिर्फ ना उसके कोई डिजीज आएगी, ना उसको बार बार कोई और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वाटर मैनेजमेंट करना है। और क्रॉप के हिसाब से हो सकता है कि कभी एक इनिशियल स्टेज पे कोई न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना पड़े, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जब सॉइल प्रॉपर वर्किंग में हो जाएगी उसके बाद तो कुछ भी हमें अप्लाई करना नहीं पड़ेगा। और जो भी क्रॉप हम वहां पे करेंगे उसमें ना तो कोई डिजीज आएगी, ना वहां पे कोई इंसेक्ट्स आएंगे, और ना ही कोई फ्रूट सेटिंग, साइज, ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा। आप बहुत आराम से इन सब कामों को कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन हो क्या रहा है कि हमारा पीएच और ये इम्बैलेंस होने की वजह से पूरा न्यूट्रिशन सॉइल से अपटेक हो ही नहीं पाता है, और तभी हम इतना प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। अगर ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन सॉइल से अपटेक हो जाता है और सॉइल में हम एस्टेब्लिश कर देते हैं सब कुछ, तो हमारा वो प्रोडक्शन होगा जो हमने कभी सोचा ही नहीं है, और डिजीज तो हमें कोई देखने को भी नहीं मिलेगी। तो अब हमें सॉइल पंकज जी पे ही थोड़ा काम बताइए, करना आपका है। सोना मोती का प्रोडक्शन कितना है इस बार, थोड़ा इस बताइए। बार 18 प्लस आया है, जैसे 18 क्विंटल 60 केजी के अराउंड है। सोना मोती गेहूं का प्रोडक्शन आया है अठारह जी पॉइंट जी सिक्स जी का। जी, इससे कितने एकड़ पहले में करा तो है आपने? ये 7 एकड़ में किया मैंने। होता क्या है अच्छा। कि हर बार हमारे एरिया में हमारा ये मानना था कि जो सोना मोती है वो 13 क्विंटल से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पूरे एरिया में यही माना जाता है। और दूसरा जो भी यहाँ पे करते हैं 13 क्विंटल भी मैं मुझे एक बार मिला था 3 साल पहले। और इस साल जब ये नैनो के प्रोडक्ट पिछले साल ही आए हैं और उनको जब हमने सही इनिशियल स्टेजेस पे यूज किया, तो उसके बाद इस बार इतना इंक्रीज वहां पे हुआ है। और इसी तरह से जैसे हमारे एरिया में किन्नू, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो भी होती हैं, उनमें डबल से भी ऊपर प्रोडक्शन हमने देखा है। इसी तरह से इसी साल जैसे नेट हाउस के अंदर हमने खीरा की क्रॉप की जो अभी चल रही है, और वो अभी तक उसमें 500 क्विंटल के करीब पहुंच गया है। एक मंथ 10 एक दिन की क्रॉप, मतलब हार्वेस्टिंग होते टाइम हुआ है। वो इस बार 800 केजी तक 800 क्विंटल तक जा सकती है। वो पॉइंट और सेवन फाइव कोई भी एकड़ में। वहां पे, जी जी, वो है 0.75 एकड़ ही है। और वहां पे हो क्या रहा है कि अभी कोई भी वहां पे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, माइट्स और कोई सिंगल प्लांट भी हमें वहां पे वायरस का देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से हर क्रॉप में हम देख रहे हैं। अभी मैंने ओपन में वेजिटेबल्स की हुई हैं, उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी 40 डेज पे हार्वेस्टिंग शुरू हो गया है, कोई भी डिजीज, कोई भी इंसेक्ट वहां पे देखने को मिल नहीं रहा है। और गवावा मैं पिछले 3 4 साल से कर रहा हूँ, तो हमारे एरिया में बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली है फ्रूट फ्लाई की, जो कि मैंने आज तक पिछले 3 सालों में एक बार भी सिंगल गवावा के ऊपर भी कोई इन्फेक्शन नहीं देखा है फ्रूट फ्लाई का। और आज के दिन गवावा की तो ये स्टेज है कि वहां पे हम सिर्फ वाटर मैनेजमेंट करते हैं, बाकी सॉइल को ही बैलेंस किया हुआ है, ऊपर से कुछ भी नहीं कर रहे दूसरा काम प्रूनिंग के सिवा। तो ऐसा ये कंसेप्ट है, सभी किसान भाई अगर सॉइल के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं तो हम ये सभी प्रैक्टिसेस, ये बार बार चीजें अप्लाई करना और पीक प्रोडक्शन पे हम जा सकते हैं।
और वो भी बिना किसी केमिकल का यूज किए। अगर कोई किसान भाई जैसे केमिकल फार्मिंग करते हैं उस तरीके से करना चाहे, सॉइल बैलेंस नहीं करता है कोई, तो वो न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी कर सकता है। लेकिन मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आप सॉइल पे काम कीजिए। अगर एक बार आप सॉइल पे काम कर लेंगे तो आप जो प्रोडक्शन ले पाएंगे वो कोई मानेगा भी नहीं कि इतना भी प्रोडक्शन आता है। और दूसरा, कोई भी डिजीज, और आप बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएंगे, बहुत स्मूथली आप कोई भी क्रॉप वहां पे कर सकते हैं। जो मेरी रिसर्च है वो इस तरह की है कि आपकी कोई भी सॉइल टाइप हो, कैसा भी वहां पे स्ट्रक्चर हो, और कोई भी वहां पे कंडीशन हो, उसको हम आइडियल सॉइल बना सकते हैं। वहां पे आप उस क्लाइमेट के अंदर होने वाली हर एक क्रॉप वहां पे कर सकते हैं, जो हर क्रॉप आपको प्रॉपर प्रोडक्शन देगी और कोई भी वहां पे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो अभी कोई भी किसान का अनार के रिलेटेड, वेजिटेबल के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो सॉइल से रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਐਚ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਬਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਬ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਈਸਰ ਦੀ ਲੈਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ जाऊगी। सॉइल ਹਾਂਜੀ टेस्ट हमें ऐसा चाहिए होता है कि अवेलेबल न्यूट्रिशन हमें पता चले। उसके बाद कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ईसी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्ले कंटेंट, ह्यूमस कंटेंट, ये सभी उसके अंदर होना चाहिए। और सभी के हम्म, सभी अवेलेबल न्यूट्रिशन का हमें पता चले कि हमारी सॉइल में कितना न्यूट्रिशन है जो अवेलेबल है, जो कोई भी जो न्यूट्रिएंट है वो। हम्म। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? 1 ਫੁੱਟ डूंगाई तक कितना डूंगाई तक सैंपल मतलब? आपको दो तरीके होते हैं जी। अगर आप कर रहे हैं सीजनल क्रॉप्स तो आप 1 फीट के सैंपल से भी कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर सॉइल बैलेंस में हमें जाना है और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करनी है तब हमें 3 फीट का सैंपल लेना होता है। हमें करना क्या है, 3 फीट का हमें गहरा गड्ढा करना होता है। जैसे जी आपका 5 एकड़ 6 एकड़ का कोई प्लॉट हो तो उसमें 8 जगह पे आप 3 फीट गहरा गड्ढा कीजिए। जी उसके बाद आप क्या करेंगे, पहले 1 फीट का सैंपल बराबर से लकड़ी या फिर आप कोई प्लास्टिक नॉन मेटल चीज से धीरे धीरे मिट्टी उतार के एक पहले फिट का 8 के 8 जगह से आप कलेक्ट कर लीजिए। जी उसको आप मिक्स करके उसमें से एक सैंपल निकाल लीजिए और उस पे मेंशन कर दीजिए 1 फीट। इसी तरह से सभी गड्ढों में से आपने, सभी पिट में से दूसरे फिट का लेना है, सभी को मिक्स करना है और एक सैंपल निकालना है। इसी तरह से तीसरे का, तीनों को मेंशन करना है और उसके बाद उसका सॉइल टेस्ट करवाना है। जी ਸਰ ਬਾਗ ਬੂਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? हाँ यही है जी। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਫੀਟ ਅਨਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜੀ 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 ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਫਿਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। हम्म, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ जैसे जैसे अपने जहाँ भी फार्मर्स हैं उनके कनेक्शन में जो भी अच्छे नर्सरीज हैं वो जो रिकमेंड करते हैं वहां से आप बात करके कोऑपरेट करके एक दूसरे से ले सकते हैं। करते हैं ना। और दूसरा आप कोशिश करें कि सर्टिफाइड जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे ही आप लें। यार ठीक है, ये बात भी ठीक है आपकी। जी ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਖੱਟਾ, जी जी ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ। जी ਜਿਹੜਾ जी। ਮਿੱਠਾ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ use ਉਹਨੂੰ? जो आपका मीठा जैव रसायन होता है इसको बायो एंजाइम बोलते हैं। इसका क्या है, अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं तो कोई भी क्रॉप के ऊपर आप 2% का स्प्रे कर सकते हैं।
जैसे 100 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। और जब भी आप इरिगेशन करते हैं, अगर आपके ड्रिप इरिगेशन से आप वेजिटेबल्स कर रहे हैं, तो हर 15 दिन 15 डेज के अंदर आप 20 लीटर तक पर एकड़ अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे फ्लड इरिगेशन होता है और 1 मंथ या फिर लॉन्ग टाइम के बाद वहाँ पे इरिगेशन होती है, तो वहाँ पे आप 50 लीटर तक भी अप्लाई कर सकते हैं पर एकड़। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। जी 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 जी। ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ 100 ਲੀਟਰ 100 ਪਾਣੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਜੀ? 100 लीटर पानी में 2 लीटर मिला के। 2 ਲੀਟਰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी। ਹਾਂ इसको आप कोई भी न्यूट्रिशन का स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। तो कोई कर सकते हैं। जी। ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਫਤੇ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ? कैसे सर? ਅਗਰ ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਪੌਦਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? सर आप हर 15 दिन में कर सकते हैं, मंथ में 1 टाइम कर सकते हैं। अगर वेजिटेबल क्रॉप कर रहे हैं तो हर 7 दिन में भी कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਜੋ न्यूट्रिशन मिलेगा। उसमें ये होता है जी, इसके बेसिकली होता क्या है बायो एंजाइम में, इसके अंदर आपको प्रोबायोटिक प्रोटीन्स मिलते हैं, सुक्रोज मिलता है जो कि प्लांट को डायरेक्ट ग्रोथ के लिए फूड अवेलेबल करवाता है, और माइक्रोब्स भी मिलते हैं सॉइल को, और सॉइल का ये पीएच बैलेंस करता है। स्प्रे जी। में जब आप देते हैं तो ये क्या करता है कि इसके अंदर जो सुक्रोज और जो भी फ्रूट या वेजिटेबल से आपने बनाया है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके अंदर मिलेंगे मिलेंगे। डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म में। ठीक और ठीक ग्रोथ, ठीक। ये कोई भी क्रॉप हो, ग्रोथ को ये बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर सुक्रोज और प्रोटीन होता है जो कि सुक्रोज प्लांट डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं और कंप्लीट फूड रहता है ग्रोथ के लिए। हम्म। अगर सॉइल में हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे माइक्रोब्स भी मिलते हैं, पीएच भी अपना ये कम करता है। ठीक है। चलो मैंने खट्टा तैयार कर लिया है, अब मीठा करना है जी। 5-6 वैरायटी करेंगे। जी 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 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਧਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਮਟਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी जी। ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਚੰਗੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਪਾ ਦਈਏ? अगर सॉइल में अप्लाई करेंगे उसका बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप बायो एंजाइम को स्प्रे में यूज कीजिए, और जो कार्बन फर्टिलाइजर बैग की जो हम बात करें उसको आप सॉइल में यूज कीजिए। उसका आपको बेनिफिट क्या होता है कि उसके अंदर एक तो इतना गुड़ नहीं डालना पड़ता हमें, दूसरा उसके अंदर जो लिक्विड निकलता है वो बिल्कुल ये बायो एंजाइम की तरह ही फंक्शन करता है, प्लस उसके अंदर हमें कार्बन और ह्यूमस बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ਕਾਰਬਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬੈਗ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਹੈ ये एक ट्यूब ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ है, ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ लिक्विड निकलता है। जैसे कि हम बायो एंजाइम बनाते हैं, कोई भी फ्रूट का आप बनाएंगे, अगर हाँ आपने हाँ। 1,000 लीटर बनाया तो वो हाँ, आपका 1,000 लीटर एक बार बना, दोबारा आपको फिर 90 डेज देके वो बनाना पड़ेगा। कार्बन हाँ, फर्टिलाइजर बैग का यही बेनिफिट है कि पहली बार आपने 45 डेज देना है उसको, 45 डेज के बाद जब वो निकलना शुरू हो जाएगा तो आपने जिस साइज का लगाया है, जैसे 100 लीटर का लगाया है, 200 लीटर का लगाया है, 400 लीटर का लगाया, आप डेली उतना मटेरियल डालेंगे और डेली 400 लीटर तक निकाल सकते हैं। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? जी जी मिल जाएगा। ठीक है सर, और धन्यवाद जी। इसका बेनिफिट दूसरा ये है कि आपको कुकिंग के लिए गैस भी मिल जाती है। इसमें जी। हम्म, और इसके अंदर गोबर की तो बहुत कम जरूरत रहती है, और दूसरा जो हमारे खेत के अंदर वीड्स होते हैं बिल्कुल शुरुआती स्टेज के जो कच्चे होते हैं, उनको आप जितना ज्यादा इसके अंदर डालेंगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा, उतना कार्बन ज्यादा बढ़ेगा आपका। कोई भी जी आपके जी। पास वेजिटेबल्स है उनको डाल सकते हो, जैसे आप बायो एंजाइम में फ्रूट डालते हो उसी तरह से इसमें फ्रूट भी डाल सकते हो। फ्रेश बटर मिल्क जैसे छाछ होती है फ्रेश को, उसको भी डाल सकते हो। शुरुआती टाइम में आप इसके अंदर राइस डालेंगे तो आपको अनद्रव्य रसायन का काम भी ये कर देगा। जी जी, बहुत बढ़िया सर। ये कंप्लीट सभी फॉर्मूलाज को सॉइल में चलाने की जगह ये सभी को रिप्लेस कर देता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि अगर
हम उसको प्रॉपर यूज करते हैं तो एक ईयर में हम 1.5% से ज्यादा कार्बन अपने सॉइल का इंक्रीज कर सकते हैं। दूर कर सकते हैं। जी जी। और अगर कोई केमिकल फार्मिंग कर रहा है फार्मर और वो कार्बन फर्टिलाइजर बैग इंस्टॉल करता है, तो वो सिर्फ 30% जो पहले यूज कर रहा था केमिकल फर्टिलाइजर, उसका सिर्फ 30% यूज करेगा और साथ में इसको प्रॉपर यूज करेगा, तो उसको वो 30% भी जो वो 100% कर रहा था उससे डबल वहां पे न्यूट्रिशन अवेलेबल करवा के देगा और आपकी सोइल को भी इम्प्रूव करेगा। जी जी। तो सर तुम किन्नू की खेती करते किदा लाहेवंद है? अच्छी है जी। अभी हो क्या रहा है, जैसे किन्नू के अंदर काफी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे एक तो वाटर हमारे एरिया में वाटर टेबल ऊपर आ रहा है। जैसे किन्नू को 8 फीट से नीचे वाटर लेवल चाहिए और हमारे एरिया में 3 फीट 5 फीट तक भी आ चुका है। अच्छा जी। एक तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। दूसरा क्या हो रहा है, आजकल क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, जो कई बार हमारे फेब में ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा राइज हो जाता है, तो उसकी वजह से इसकी फ्रूट सेटिंग में आजकल प्रॉब्लम आने लगी है। किन्नू सर से मैं अच्छा जो माल्टा है और डेजी है वो ज्यादा अच्छा है अभी के टाइम में, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन हो रही है उसके हिसाब से। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। नहीं लग सकता है अगर आपके वाटर लेवल नीचे हो। ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਸਾਡਾ 70 ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। लग सकता है जी। ਮੈਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਿੰਬੂ कर सकते हो जी। बस एक ही होता है, सिट्रस क्रॉप जो भी होती है उसको नहर का या नदी का पानी चाहिए रहता है, बोरवेल के पानी को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। नहर का पानी अपने आता है पाइपलाइन से। बस फिर आप कर सकते हो जी। सिट्रस क्रॉप कोई भी कर सकते हो, जहाँ पे वाटर लेवल जितना डीप होगा सिट्रस उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जी 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 जी। जी। चलो ठीक है, धन्यवाद सर। जी वेलकम। और किसी का कोई सवाल हो? जी सर। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात और ऐड कर देता हूँ। जैसे आज के दिन हम बात करते हैं ना, आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जहाँ भी पीएच बैलेंस नहीं होता वहाँ पे 80% माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए दो सोर्सेस हैं हमारे पास, बहुत ही सस्ते और बहुत ही इफेक्टिव। जैसे एक है भस्म रसायन किट, जिसका फॉर्मूला है अणु जल बनाना, जो कि आपका लगभग 4,000 रुपए में 10,000 लीटर वाटर के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार हो जाता है, जिसको आप हर 15 दिन में कोई भी क्रॉप पे यूज कर सकते हो। वो सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपके पूर्ति करता है। और अगर सोइल में किसी ने इस्तेमाल करना हो तो गोवर्धन खनिज खाद, अगर उसको कोई भी इस्तेमाल करता है तो उसको डायरेक्ट अवेलेबल न्यूट्रिशन सॉइल में मिलता है। जैसे सभी के सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस 1.5 लाख टाइप के माइक्रोब्स और कार्बन ह्यूमस, सब कुछ उसको बिल्कुल रेडीमेड मिलता है, जिसको कोई भी फार्मर केमिकल वाला भी यूज कर सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भी यूज कर सकता है इन दोनों फॉर्मूलाज को। अगर आप गोवर्धन खनिज खाद या फिर अणु जल को स्प्रे में यूज करते हो, सॉइल में गोवर्धन खनिज खाद को यूज करते हो, तो कोई भी फार्मर को एडिशनल फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज, ऐसा जिंक कुछ भी आपको अलग से डालना नहीं पड़ता है। और ये जिस फॉर्मूला जैसे ये फॉर्मूला बनता है, तो ये भी नैनो टेक्नोलॉजी में हो जाता है और डायरेक्ट अवेलेबल फॉर्म का ये रहता है, तो इसको प्लांट बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब करता है।
अगर आप अणु जल का हर 15 दिन में कोई भी क्रॉप पे स्प्रे रेगुलर करते हैं तो आपके सॉइल में 80% इंसेक्ट और डिजीज आएंगे ही नहीं। और आपका 25% तक कोई भी प्रैक्टिस में आप काम कर रहे हो उसी के अंदर आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣੂ ਜਲ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਦਾ ਵਾ ਭਸਮ ਰਸਾਇਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਦਾ? जी, उसमें भस्म रसायन किट चाहिए आपको। कैप्सूल कल्चर चाहिए उसको सोल्यूबलाइज करने के लिए। और हम्म, अगर बायो एंजाइम साथ में बना हुआ है उसको ऐड कर सकते हैं। और जो षड्रस होता है छाछ और आंवला का घोल उसको भी आप साथ में मिक्स कर सकते हो। वो अणु जल बन जाता है कंप्लीट, उसको आप स्प्रे में यूज कीजिए। ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਜੀ ਭਸਮ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਹੁਣ ਪਨੀਰੀ 50 ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ग्राम या 500 ग्राम जी? ਉਹ मैं 50 मैं ग्राम आपने अग्निहोत्र भस्म मंगवाई होगी सर, जो कि ऊर्जा जल बनता है जिससे। ऊर्जा जल तो जी, वो मैं। ऊर्जा जल आपकी एनर्जी ठीक करने के लिए होता है सॉइल की। ਅੱਛਾ ਜੀ। जी ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਜਿਆਦੀ ਪਰ ਥੋੜੀ ਭੇਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਸੈਂਪਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਣੀ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਜੀ ਜੀ, ਸਕਦੀ आप ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ 'ਚ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮਰਲੇ ਦੀ 3 ਕਿਲੋ ਗੋਵਰਧਨ ਖਾਦ ਪਾਇਓ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਫੂੰਦ ਭਖਸ਼ਕ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਕਲਚਰ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਨੀਰੀ ਉੱਗਰ ਜੂਗੀ ਉਸ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਡਰਸ ਤੇ ਬਾਇਓ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ 2-2 ਲੀਟਰ ਹਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰਲੇ ਦਾ 1 ਲੀਟਰ ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣੂ ਜਲ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ। ਤੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਮਰਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ 2-3 ਆਰੀ ਗੋਵਰਧਨ ਖਣਿਜ ਖਾਦ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲ ਪਨੀਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਮਾ ਪੱਟਣ 'ਚ ਪੋਲੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ। ਊਰਜਾ ਜਲ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਸਮ ऊर्जा जल जी, ऊर्जा जल का फॉर्मूला होता है 200 लीटर पानी में 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम फिटकरी। जी। इसको डाल के 12 घंटे छोड़ना होता है। अगर सोयल में अप्लाई कर रहे हो तो वो 200 लीटर पर एकड़ डाल सकते हो। और अगर स्प्रे में यूज कर रहे हो तो 20% लेंगे आप जो 200 लीटर बना उसमें से। 80 लीटर पानी और 20 लीटर ऊर्जा जल मिला के स्प्रे करेंगे। ठीक है सर। जी चलो ये तैयार करके करते हैं जी। जी जी जी। ये मैं भी 50 धान की खेती करता हूँ। केमिकल में जो भी नर्सरी लगाते हैं उनके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारे ना नेमाटोड ना कोई फंगस। और लगभग 18 डेज में ट्रांसप्लांट के लायक नर्सरी हो जाती है। जी जी जी। जी, सर ਆਪਾਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗਾਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰੀਏ? 100 लीटर पानी की। 100 ਲੀਟਰ ਕਰੀਏ है ना? जी, और 50 ग्राम फिटकरी ले लीजिएगा और 50 ग्राम वो भस्म होगी। हाँ जी 50 ग्राम भस्म हो गई। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ? 12 घंटे। 12 आगे घंटे। रख कितना भी सकते हो लेकिन एक बार 12 घंटे चाहिए उसके। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 12 जी, ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਨ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? पोटली में डाल दीजिए। तो आपका क्या है कि पंप वगैरह चोक नहीं होगा, नहीं घोल तो सीधा भी सकते हैं अगर सोइल में डालना हो तो। ਜਿੱਦਾਂ 25 ml ਦੀ ਇੱਕ ਢੋਲੀ ਆਪਾਂ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ? आपके 25 लीटर के अंदर आप डाल लेंगे भाई साहब 5 लीटर। 5 ਲੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਪਰੇਅ ਕਰਿਆ करिए? हर 7 दिन में कर सकते हो नर्सरी पे। 7 डे है ना? जी चलो ठीक है धन्यवाद सर। थैंक यू। जी वेलकम। और कोई सवाल है किसी का? और कोई किसान भाई का सवाल है तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसको क्लोज करते हैं सेशन को। जिनको भी कोई खेती करना है, कोई जानकारी चाहिए तो बता सकते हैं, या फिर हमारे एक्सपर्ट से भी बाद में हम उनको जोड़ के गाइड करा सकते हैं। हेलो।
जी मेरा एक सवाल है। जी अभी ये अनार की खेती करने के लिए जी सर। ये आप बोले ना सॉइल फर्स्ट रेडी करने करने होता है। जी जी अभी 1 एकड़ में चलो 1500 प्लांट्स होता तो वो जी प्लांट सर। के सराउंडिंग में वो करेक्ट करना है या पूरा एकड़ को करेक्ट करना है? अगर देखिए, अगर पूरा एकड़ हम कर लेते हैं, होता क्या हाँ। है कि जो हम अगर सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और प्रॉपर अगर अपनी सॉइल सही होती है, तो जो हम्म। रूट होती है ना वो पूरे एकड़ में फैली हुई होती है, ना कि अपनी कैनोपी तक। जो ओके न्यूट्रिशन अपटेक के लिए जो फूड, जो रूट्स होती हैं प्लांट, किसी भी प्लांट की, वो उसकी कैनोपी से बाहर होती है। ओके। जी, अगर आपकी सॉइल प्रॉपर होगी, उसमें कॉम्पेक्शन नहीं है, तो रूट और ज्यादा फैलेगी और ज्यादा दूर से वो न्यूट्रिशन लेगी। इसलिए पूरा अगर हम सॉइल करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो कि हम बेसल डोज और उस तरीके से ईयरली करते हैं या क्रॉप साइकिल हाँ। के हिसाब से, तब हम पर प्लांट के हिसाब से मटेरियल डाल सकते हैं। ओके ओके ओके। लेकिन अगर पहले बैलेंस एक करना एकड़ है तो का पूरा सॉइल, एकड़। करेक्ट, पहले 1 एकड़ का सॉइल बैलेंस करके उसके जी, बाद ईयरली ईयरली हम प्लांट्स को देते जाते हैं। करेक्ट है। उसके प्लांट को भी देने की, अगर सोयल बैलेंस हो गया उसके बाद दोबारा वो चीज देने की जरूरत नहीं। हाँ हाँ। ओके ओके। ये ऐसा कंसेप्ट है। लगभग कितना खर्चा लग सकता है? देखिए, ये सोयल टेस्ट के ऊपर है। इसके अंदर हाँ। 10,000 पर एकड़ से लेकर के 80,000 पर एकड़ तक भी कंडीशन के हिसाब से जा सकता है। ओके। जी ठीक है ठीक है। जी। हो सकता है कोई सोइल में न्यूट्रिशन तो वहां पर ऊपर हो, लेकिन उसमें कॉम्पेक्शन या फिर माइक्रोब्स या कार्बन, हम्म। उन चीजों की वजह से वहां पे ना वो अपटेक हो पा रहा हो, तो वो सोइल टेस्ट से ही पता चलता है। ओके। आप ये अनार का सैपलिंग्स भी देते हैं या कैसे? अनार का सैपलिंग्स मैं नहीं देता, लेकिन काफी ऐसे नर्सरीज और इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका हमें पता है, तो हम ओके। आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। या फिर नासिक से आप अवेलेबल नियर करवा बाय जो देंगे। भी आपको सर्टिफाइड हो वहां से कर सकते हैं। पंकज जी, नासिक में एक अपने फार्मर है, 50 साल से जी नर्सरी का काम करते हैं अनार का, है ना। जी जी मदर जी जी प्लांट्स ही बनाते हैं बहुत अच्छा। उनको जी जी कांटेक्ट जी दे देंगे अपने। हाँ। जी जी जी। इसी तरह हाँ। से वो मैंने शुरू में ही बताया आपको कि फार्मर हाँ। से कांटेक्ट मिल जाते हैं। ओके ओके ओके। हम्म। शुरू में 50 प्लांट्स लगा के शुरू करें या पूरा 1 एकड़ में आप पूरा पूरा लगा सकते एकड़ हैं? कीजिए सर, 1 एकड़ तो मिनिमम कीजिए, क्योंकि आपका जो टाइम और जो प्रैक्टिस है ना, वो उतना ही हाँ 50 प्लांट पे लगेगा और उतना ही 1 एकड़ पे। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। जी जी जी, वेलकम। ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ हाँ, ले ਰੇਸ਼ੋ, सकता है जी। ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ? ऐसे नहीं होता जी, वैसे नहीं होता। आप अगर खुद के लिए ले रहे हैं तो जी आपने एक गिलास वाटर लेना है, जी उसके अंदर बिल्कुल एक चुटकी, आधा चम्मच से भी कम वो अग्निहोत्र भस्म लेना है, और थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा लेके उसको घुमाना है खाली। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, 2 4 उसी 5 समय 2 मिनट 3 मिनट पहले। ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ, है ना? एक और डाउट था जी। सर, ये अनार का फार्मिंग करना है तो लगभग कितना खर्च हो सकता है 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ में अगर हाँ। हम बात करें न्यूट्रिशन और ये सब मैनेज करके, हाँ, कि हम न्यूट्रिशन पूरा पूरा बिगिन, के पूरा, हाँ, हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट प्लांट्स। बैलेंस किया, और एक ईयर के क्रॉप की हम बात करें, शुरू पहले ईयर की, तो हाँ। उसके अंदर आपका 150 160 तक जाएगा। और जब आपका फर्स्ट ईयर सब कुछ डल जाता है, सेकंड ईयर में आपका 20 to 30,000 लगेगा। ओके। हम्म। फर्स्ट ईयर में 160,000। हाँ, 160 मतलब 1,60,000 तक हो सकता है। हो मेन है सकता है। सोइल के ऊपर, सोइल से ही पता चलेगा सर, टेस्ट से।
और अगर हम बात करें जेनरिक तो 50-60 या 1000 में न्यूट्रिशन और इनका अगर हम सिर्फ प्रोडक्ट से मैनेज करते हैं तो हो जाता है। और अगर पर प्लांट और वैसे हम डालते हैं तो ये आप मानिए अंडर 1 लाख तक भी हो जाता है। अगर वही अनार का क्या है, केमिकल में अगर हम करते हैं तो 1 एकड़ का 3 लाख तक चला जाता है उसमें। ओहो, ओके ओके जी। ओके। इसके अंदर ये है कि अगर आपका 160 170 जो भी लगा तो वो अगले हाँ साल रिड्यूस हो जाएगा, हाफ से भी नीचे रहेगा। हाँ, जी करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। ਤੇ ਸਰ जी ਜੇ वेलकम। ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਦਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬੂਟੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਹਾਂ ਉਹ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਰੁੱਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਸਭ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्लांट अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल सही होना ही सबसे जरूरी है। फर्स्ट स्टेप ही ये है। जी जी अगर हम जी जी। सब कुछ करके और प्लांट अगर हमें सही नहीं मिलता है तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है और उसका पता 2 साल के बाद चलता है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। जी 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 ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। वेलकम। और किसी का कोई सवाल है जी? जगह बंधु जी, आपका कोई सवाल है क्या? जी मेरा है चंपालाल। हाँ जी, बोलिए चंपालाल जी। जी मेरे अनार के जो पौधे हैं उनमें अनार लगी हुई छोटी छोटी है लेकिन साइज नहीं बन रही। इसके लिए आवाज रुक गई जी आपकी, दोबारा बताएंगे? हेलो, जी जी ये निवेदन है कि मेरे अनार के जो 50-40 पौधे हैं जी। उनमें मतलब अनार बन रही है लेकिन पक नहीं रही और साइज नहीं बढ़ रही, बड़ी नहीं हो रही। साइज नहीं बन रहा है। आपने साल में एक बार ही ले रहे हैं या जो 3 बार फ्रूट आता है तो तीनों बार का ले रहे पहली हो? पहली बार ले रहे हैं अब पहली बार ले चलेगा। रहे हैं तो आप ऐसा कीजिएगा, आप अपने प्लांट का थोड़ा फोटो वीडियो भेज दीजिएगा तो हम आपको उसके लिए बता देंगे इलाज उसका। तो सुबह भेज पाऊंगा सर, तो आपके हाँ, किस नंबर आपको पे? व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, आपका ऐड किया जाएगा, उसमें भेज दीजिएगा। ठीक है सर, जी बिल्कुल सर। ठीक है जी। और किसी का कोई जी। सवाल? रमा, वी विल बी एबल टू क्रिएट द व्हाट्सएप ग्रुप। सबके नंबर हैं अपने पास? हेलो रमा? Yes, I have got all the numbers, so I'll be या creating a group. ठीक है जी, We can post all the pictures and whatever we can. ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी, जी ठीक है। थैंक यू सभी लोगों का, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। ਧੰਨਵਾਦ जी ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार। थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। एक